नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो न्यूज होती है वो आपके सारे लीडिंग सोर्सेज से कलेक्ट की जाती हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जो आप लोगों के लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से रिवीजन करते हुए डेली देखा करें, जिसका लाभ आप स्वयं अनुभव करेंगे एग्जाम हॉल में। मैं ये डेली एश्योर करता हूं आप लोगों को यहां पर। और आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, अगर जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्पेसिफिक चैनल है जिसका नाम @ऑनली करंट अफेयर्स है, चैनल के नाम से ही है, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लें आप लोग। क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं, अपडेट्स होते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट आपका मटेरियल होता है एग्जाम के लिए, वो वहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और आज की फर्स्ट न्यूज को देखेंगे। आज का जो फर्स्ट आर्टिकल है हमारा वो साइक्लोन से रिलेटेड है। और साइक्लोन आपका कोर ज्योग्राफी का पार्ट है जीएस पेपर 1 में, और साइक्लोन से रिलेटेड जो मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट, वो पेपर 3 में है, एनवायरमेंट में। तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 दोनों में आप जो है इस टॉपिक को क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर जो टॉपिक है वो ये है कि द रीजन फॉर द नॉन ऑकरेंस ऑफ साइक्लोन्स इन दिस मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है ना, कहने का मतलब ये कि अक्टूबर से जो आपका दिसंबर का टाइम होता है उस टाइम पे नॉर्मली देखा जाता है कि जो आपका कौन सा एरिया है, जो आप बे ऑफ बंगाल देखते हैं और जो अरेबियन सी देखते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो चक्रवात की उत्पत्ति के लिए, मतलब उनके ओरिजिन के लिए, उनके बनने के लिए जो आपकी कंडीशंस फेवरेबल होती हैं वो होती हैं इस टाइम पे, ठीक है ना। लेकिन इस बार जो है किसी भी तरीके का जो चक्रवाती जो आपका तूफान है या स्टॉर्म जिसको बोलते हैं, साइक्लोन जो है, साइक्लोनिक जो आपका स्टॉर्म वगैरह होता है, वो कुछ भी नहीं देखा गया है। तो उसी के रीजन के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज बताता हूं। अगर आपको यह पता है कि चक्रवात, साइक्लोन बनने के लिए कौन सी कंडीशंस जो है वो जरूरी होती है, आवश्यक आपके कारक कौन से होते हैं, तो आपको अगर नॉर्मल चीजें नहीं समझ में भी आ रही हैं तो आप आंसर को अप्रोच कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आप समझिएगा इस चीज को। जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसके लिए जो इंपॉर्टेंट आपके डायमेंशंस होते हैं, आवश्यक जो आपके कारक है वो कौन कौन से होते हैं। अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की, उसके बनने के लिए कौन कौन से आवश्यक कारक है, तो सबसे पहली चीज क्या आती है, सी सरफेस टेम्परेचर। कहने का मतलब ये कि ये जो है आपका 26 डिग्री सेल्सियस जो है यहां पर जो है माना जाता है कि उससे ज्यादा जो है आपका तापमान होना चाहिए। कितने से, 26 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जो है आपका सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ताकि जो आपकी एयर है वो गर्म होके जो है वो ऊपर की तरफ राइज हो सके, ठीक है ना। और राइज जब होगी, है ना, राइज होगी। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो नमी की मात्रा है जिसको आप मॉइस्चर बोलते हैं, क्योंकि वो जो मॉइस्चर होता है ना जो पानी में, इसीलिए ये उत्पन्न होते हैं क्योंकि वहां से जो उनकी नमी, मॉइस्चर की जो उनको सप्लाई होती है ना, जिसको आप कंडेंसेशन की लेटेंट हीट बोलते हैं, वही इसका क्या होता है, वही इसका हीट इंजन की तरह काम करता है। और उसी के कारण आपका क्या होता है, एयर का जो है वहां पर फैलना होता है, जिसको अपसरण बोलते हैं, आउटफ्लो जिसको बोलते हैं आप। और इसका जो विस्तार आप देखेंगे क्या, जिसका, किसका, साइक्लोन का, कहां पर, 25 डिग्री नॉर्थ से लेके और 25 जो आपका मान लीजिए ग्लोब बना लेते हैं हम लोग, तो 25 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री साउथ के बीच में जो है इसका एक्सपेंशन, विस्तार माना जाता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि 7 डिग्री नॉर्थ से लेके 7 डिग्री जो आपका साउथ वाला एरिया होता है उसमें नहीं पाया जाता। क्यों, क्योंकि वहां पर जो कोरियोलिस फोर्स होता है आपका वो 0 होता है ना। तो डिफ्लेक्शन ही नहीं हो पाएगा। जब डिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा तो वहां पर चक्रवात वगैरह नहीं बनते हैं, क्योंकि कारण आप जानते होंगे कि बीच वाला जो क्षेत्र होता है वो शांत क्षेत्र होता
होता है जिसको आई बोलते हैं, और उसके अगल बगल जो होते हैं, मतलब जो हवाएं होती है ना, बीच में बिल्कुल जो है आपका कैसा बन जाता है, मतलब लो प्रेशर जोन बन जाता है ना, जिसको डिप्रेशन वगैरह बोलते होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि चक्रवात के लिए जो आपकी स्टेजेस है, सबसे पहले आप तीव्रता के आधार पर देखेंगे तो यहां पर क्या होता है, लो एयर प्रेशर हो जाता है बहुत ज्यादा, उसके बाद जो है वहां पर ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो है बनता है, और उसके बाद फिर वहीं पर वर्टेक्स बनता है, जिसको वर्टेक्स या भंवर वगैरह आप लोग बोलते हैं, और उसके बाद लास्ट जो स्टेज है आपकी, वो आपकी साइक्लोन है, और साइक्लोन के बाद फिर उसी का जो एक्सट्रीम जो आपका वर्जन है उसको टॉर्नेडो वगैरह बोला जाता है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक समझने का तरीका बता रहा हूं कि अगर हमारे दिमाग में ये सब चीजें हैं तो हम उसको कैसे कैटर कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। हर चीज रटी हुई जो होती है उसको जो है वहां पर नहीं लिखा जा सकता। अब समझिएगा और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो उत्पत्ति है वो किस क्षेत्र में होगी। आप ट्रेड विंड्स देखिए, ट्रेड विंड्स देखिए आप, ठीक है ना। तो ट्रेड विंड्स जो है इस तरीके से चलेंगी, ठीक है ना। यहां पर ये तटवर्ती होंगी, यहां पर ये सुदूरवर्ती होंगी। तो कहने का मतलब ये कि इसीलिए आपका ईस्टर्न कोस्ट में ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है, वेस्टर्न कोस्ट पर नहीं होती। लेकिन इंडिया इसका एक एक्सेप्शन है। इंडिया क्या है, एक्सेप्शन है। नॉर्मल आप देखेंगे तो ईस्टर्न कोस्ट पर ही जो है आपकी ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति होगी। कारण क्या है उसका, ट्रेड विंड, ट्रेड विंड के कारण, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद जो है कोरियोलिस जो आपका फोर्स है, अगर उसकी जो मतलब उपलब्धता, अवेलेबिलिटी है, अगर पर्याप्त है तभी वहां पर चक्रवात बनेगा। क्यों, क्योंकि आप देखते हैं जैसे चक्रवात को देखेंगे, आप डायग्राम बनाएंगे, ऐसा कुछ बनता है उसका डायग्राम, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि जो ये आपका पवन की जो वृत्ताकार गति है ना, इसके लिए कोरियोलिस बल की उपलब्धता जरूरी है। और जो मैं बता रहा था कि 7 डिग्री जो आपका नॉर्थ से लेके साउथ वाला जो आपका एरिया है, इक्वेटर के पास वाला इक्वेटोरियल जो जोन है, वहां पर इसीलिए नहीं बनता आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन। नॉर्मल सी चीज है, ठीक है ना। लो प्रेशर जोन होना चाहिए वहां पर, लो एयर प्रेशर जोन होना चाहिए वहां पर, ठीक है ना, क्योंकि हायर जो है बहुत ज्यादा टेंपरेचर होगा तो लो एयर प्रेशर होगा, तभी तो वहां पर एयर जो है राइज होंगी और बाहर से हवाएं वहां पर आएंगी। दूसरी चीज जो है, नेक्स्ट जो आपकी चीज है, एक चीज याद रखिएगा जिसको हम आइसोबार लाइंस बोलते हैं। समदाब जो आपकी रेखाएं होती हैं उनका वृत्ताकार होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए, वृत्ताकार क्यों बोल रहा हूं मैं, इसलिए बोल रहा हूं इस टाइप से, कारण यह है कि चारों ओर से पवनें आती हैं, चारों ओर से पवनें आती हैं, और बीच वाला जो क्षेत्र होता है वो शांत होता है, ठीक है ना। इसलिए जो दिशा होती है ना वो सामान्य पवन के विपरीत होती है ना। चारों ओर से पवनें आती हैं वहां पर, क्योंकि आपको पता है कि बीच में जो है आपका बहुत ज्यादा टेंपरेचर होगा तो लो जो है आपका क्या प्रेशर जोन बन जाएगा, जिसको डिप्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वहां से जो पवनें होती हैं उस स्थान को भरने के लिए आती हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि जितना टेंपरेचर डिफरेंस दो क्षेत्र में बीच में ज्यादा होगा, दो एरियाज के बीच में, उतनी तेजी से वहां पर जो है वहां पर क्या होंगी, हवाओं की जो मूवमेंट है, जो उसकी स्पीड है वो उतनी ही ज्यादा होगी जितना टेंपरेचर डिफरेंस होगा, ठीक है ना। उसके अलावा आप देखेंगे कि इसका जो विस्तार होता है इसीलिए छोटे क्षेत्रों पर होता है ना। कारण ये होता है कि समदाब रेखाएं आपकी वृत्ताकार होती है, सर्कुलर होती है। उसके बाद एक और जो चीज है इंपॉर्टेंट है कि साइक्लोन जहां भी बनेगा उसके ऊपर आपकी एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होंगी। तो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको यहां पर डिक्टेट कर दी है। अब हम यहां पर टॉपिक देख लेते हैं कि भैया क्या कारण है कि ये जो है इस बार अक्टूबर में नहीं बना है ना। तो ये जो है यहां पर बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में अगर देखें, देखिए ये डेटा वेटा याद नहीं करना है, कि पूरे विश्व में जो है पर ईयर ये बता रहे हैं आपके कि 80 जो है आपके साइक्लोन्स जो हैं वो क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। उनमें से बोल रहे हैं कि जो लगभग 5 चक्रवात होते हैं, साइक्लोन जो है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात हो रही है ना। तो उसमें से जो बोल रहे हैं कि 5 जो है लगभग वो आपके नदन जो आपका इंडियन ओशियन वाला पार्ट है उसमें जो है आपका बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी वाला पार्ट है, और अरेबियन सी वहां पर उत्पन्न होते हैं। नॉर्मल सी चीज है, इसको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं, वही चीजें यहां पर लिखी गई है, इसको आप देख जाइएगा। इसके बाद ये बता रहे हैं कि जो आपका वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, ये आपका प्रोन एरिया है साइक्लोन्स के लिए। ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में मैक्सिमम हमारे यहाँ जो है ईस्टर्न कोस्ट में ही आता है, ये आपको पता है। उड़ीसा वगैरह आप रेगुलर न्यूज में सुनते होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर बोल रहे हैं साइक्लोन्स ओरिजिनेटिंग इन द नॉर्थ इंडियन ओशियन आर बाइफरकेटेड इन नेचर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाइफरकेटेड का मतलब जो है, देखिए बाइफरकेटेड का मतलब द्विबहुलक है। दरअसल ये इंग्लिश गलत, ये बाई मॉडल होना चाहिए, ठीक है ना। इसको द्विबहुलक बोला जाता है, इसको इंग्लिश में आप बाय मॉडल समझिएगा,
ठीक है ना। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कारण ये है इसका बाई मॉडल का सीधा सीधा मतलब ये कि भैया ये दो मौसम में निर्मित होते हैं। आपको पता है एक तो मानसून जब आता है आपका, तब वहां पर बहुत ज्यादा कैसा होता है, लो प्रेशर जोन जो है आपका स्टार्ट हो गया, तो फेवरेबल कंडीशन हो जाएंगी वहां पर, समझ रहे हैं। तो वहां पर चक्रवात बनने की एक कंडीशन होती है अप्रैल से लेके जून के बीच में। उसके बाद जो दूसरा टाइम है आपका, जब रिट्रीट होता है मानसून के लौटने, मानसून के बाद का टाइम है आपका ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। तो ये दो सीजन में हमारे यहां आते हैं, इसको याद रखिएगा। और इसी टाइम पे हमारे यहां चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। और जो सबसे फेवरेबल कंडीशन है वो तो मई से लेके नवंबर के बीच में माना जाता है कि सबसे अनुकूल टाइम है। इसीलिए न्यूज में कि इस बार क्यों नहीं बनना है। अब इस बार क्यों नहीं बना है इसके कारण देख लेते, वही सब चीजें लिखी हुई है पैराग्राफ में, देख जाइएगा। तो यहां पर जो है ये पूछा जा रहा है व्हाई डिड द साइक्लोन नॉट डेवलप दिस ईयर। तो आईएमडी जो है हमारा मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, उसने बोला है ऑफिशियल्स एट्रीब्यूट दिस टू वीक ला नीना जो है आपका, एल नीना और जो आपका ला नीना है, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, कौन सी नॉर्मल आपकी कंडीशन है, कौन सी एबनॉर्मल है। आपने हम्बोल्ट करंट सुना होगा, जो आपका नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है ना, पेरुवियन जो आपकी करंट है, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया वाले कोस्ट का भी आपने पूरा का पूरा जो है मैटर पढ़ा होगा किसमें, मानसून के अंतर्गत। तो मुझे आप बताइएगा कि जो ला नीना होता है और एल नीना, बिल्कुल सिंपल भाषा में और कुछ नहीं बताना कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन सी नॉर्मल कंडीशन है, कौन सी जो है आपकी एबनॉर्मल कंडीशन है। तो मेन जो रीजन है यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस बार जो आपकी ला नीना की जो आपकी कंडीशन है वो क्या है, आपकी वीक है, क्या है, आपकी कमजोर स्थिति है। इसी कारण से, और किस क्षेत्र में होगा ये, तो मेडिटेरेनियन और आपका पैसिफिक जो आपका एशिया, जो भूमध्य रेखी इक्वेटोरियल जो आपका पैसिफिक जो आपका ओशियन वाला एरिया है, ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, पैसिफिक ओशियन ही तो है ये आपका, ठीक है ना, पैसिफिक वाला ही एरिया है। तो वहां पर जो है ला नीना की जो आपकी कमजोर स्थिति है उसके कारण इस वर्ष जो है चक्रवात नहीं बन रहा है ना। कारण जो है पैसिफिक ही है, आपको याद आ गया होगा, वो तो क्षेत्र ही आपको दिखाई दे रहा है। तो वहां पर ला नीना की जो है स्थिति कमजोर है, पहला रीजन। दूसरा ये कि यहां पर ये बताया जा रहा है लास्ट मंथ हाई विंड शेयर वाज नोटेड बिटवीन डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेवल्स, वर्टिकल विंड शेयर इज क्रिएटेड ड्यू टू द सिग्निफिकेंट विंड स्पीड डिफरेंस ऑब्जर्व बिटवीन हाई एंड लो एटमॉस्फेरिक लेवल्स, ठीक है ना। देखिए इसमें मैं आपको सीधे सीधे जो है दो तीन ही रीजन है इसमें जो इंपॉर्टेंट है। एक है आपका मैडन जूलियन जो ऑसिलेशन बोला जाता है, पहली चीज, उसके कारण नहीं बन रहा है। दूसरी चीज ये है कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस वर्ष जो है आपकी इस टाइम पे आप देखेंगे कि आमतौर पे जो आपके डिस्टरबेंस वगैरह होते थे, ओशियानिक डिस्टरबेंस है ये आपका, तो ये साउथ चाइना सी की ओर से बंगाल की खाड़ी में जो है वो प्रवेश करते थे और फिर इंडियन कोस्ट की तरफ मुड़ जाते थे। लेकिन इस वर्ष जो है आप देखेंगे नदन जो आपका इंडियन ओशियन वाला जो आपका पार्ट है, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट जो आपकी तीव्रता वाला मतलब फ्रीक्वेंसी वाला किसी भी जो है ओशियन डिस्टरबेंस का प्रवेश ही नहीं हुआ, ये एक नॉर्मल सा रीजन। उसके बाद आप मैडन जूलियन ऑसिलेशन देखेंगे तो उसके प्रभाव से भी जो है आपका नॉर्थ जो आपका इंडियन ओशियन है उसमें साइक्लोन्स का क्या रहा है, अभाव रहा है। और ये जो मैडन जूलियन ऑसिलेशन है कुछ नहीं होता है, एक आपकी समुद्री जो है आपकी एक तरीके की वायुमंडलीय घटना है, आपकी समुद्री आप समझ लीजिए कि एक आपकी घटना है। और ये आपके ट्रॉपिकल एरियाज में जैसे आपके रेनफॉल होता है, बारिश होता है, हवाएं होती हैं, सी सरफेस टेम्परेचर है, वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन जो भी होता है, तो ये जो है आपका उसको प्रभावित करती है। और अगर इन सब चीजों को प्रभावित कर रही है तो भैया चक्रवात बनने की भी तो स्थिति में प्रभाव डालेगी। और इसी के कारण जो है बोला जा रहा है कि इस साल जो है चक्रवात इस सीजन में नहीं बना, ठीक है ना। और ये बोला जाता है कि जो मैडन जूलियन ऑसिलेशन है ये आमतौर पे मतलब हर 30 से 60 दिनों के बीच में इसका जो है पुनरावृत्ति देखा जाता है, उसमें जो है उस घटना जो को बार बार वहां पर देखा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा मेन चीज यहां पर जो है कि नवंबर मंथ के दौरान जो है आपका जो अपर आपका एटमॉस्फेयर होता है और जो आपका लोअर एटमॉस्फेयर, उसके बीच में जो आपकी हवाओं का सर्कुलेशन होता है उनकी स्पीड में अंतर होता है, सीधी बात है। उसके कारण जो आपकी वर्टिकल जो आपकी क्या होती है, पवन, उनका जो है होता है अपरूपण होता है। कुल मिला के समझिए कि वर्टिकल जो आपकी एयर है, पवन विंड जो आपकी, उसका क्या होगा, मूवमेंट होगा, है ना। तो वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका लो प्रेशर जोन होता है, ठीक है ना। और उसके हिसाब से जब लो प्रेशर जोन आपका जितना मजबूत होगा, है ना, तो वो उतनी फेवरेबल कंडीशन होगी, ठीक है ना। तो इस बार जो है उसके कारण भी, है ना, ये भी जो है आपकी ये यहां पर फेवरेबल कंडीशन नहीं बनी, उसके कारण भी इस
मौसम में जो है आपका चक्रवात नहीं बना है। वही नॉर्मल सी चीज लिखी हुई है यहाँ पर कि जो आपका हाई विंड शेयर, मैंने ये तो आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। तो वहां पर बता रहे हैं कि जो आपका वर्टिकल विंड शेयर है इज क्रिएटेड ड्यू टू द सिग्निफिकेंट विंड स्पीड डिफरेंस ऑब्जर्व बिटवीन हाई एंड लो एटमॉस्फेरिक लेवल। ये आपका कीवर्ड है। इट प्रिवेंट्स लो प्रेशर सिस्टम एंड डिप्रेशन फ्रॉम बिकमिंग एज स्ट्रॉन्ग एज साइक्लोन, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी चीजें देख जाइएगा, पैराग्राफ में लिखा है, जो चीजें मैंने आपको बता दी है वही चीजें हैं यहाँ पर मैडिन जूलियन जो आपका ऑसिलेशन है उसके बारे में बताया जा रहा है, इसको आप देख जाइएगा। मैंने सारी चीजें डिक्टेट कर दी है, रेपिटेशन नहीं करूंगा अब मैं यहाँ पर, ठीक है ना। आप लोगों का भी टाइम सेव करना होता है। और इसके बाद ये बता रहे हैं कि ये जो ओशियन डिस्टर्बेंस होता है यूजुअली इंटर द बे ऑफ बंगाल फ्रॉम साउथ चाइना सी एंड टर्न टुवर्ड्स द इंडियन कोस्ट। लेकिन इस साल जो है इस तरीके की घटना नहीं देखी गई। कारण क्या कि कोई भी आपका जो ओशियानिक डिस्टर्बेंस है वो नहीं यहां पर एंटर्ड हुआ है इस दौरान, ठीक है ना। जो आपका साउथ चाइना सी की ओर से भारतीय तट की ओर जो है आके प्रवेश करता था, तो वैसी कोई कंडीशन नहीं बनी। नॉर्मल सी चीज है, आगे की ओर चलेंगे। और आज के लिए जो क्वेश्चन आपको लिखना है वो साइक्लोन से संदर्भित ही लिखना है कि पहली चीज ये साइक्लोन के लिए जो उत्पत्ति होती है इसकी, उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस कौन सी हैं, और कंपैरेटिव एनालिसिस करके आप लोग बताएंगे साइक्लोन और जो आपका क्या है, जो आपका जिसको आप बोलते हैं क्या, एक तो साइक्लोन आपका हो गया ट्रॉपिकल, ठीक है, और एक आपका हो गया टेम्परेट। तो दोनों का आप जो है कंपैरेटिव एनालिसिस करके बताएंगे किसमें, आंसर में, और यहीं पर पोस्ट किया करिए कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो आगे की ओर चलेंगे और नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ठीक है। तो ये आपकी खाद्य सुरक्षा है, पेपर 2 और पेपर 3 दोनों में रख सकते हैं आप इसको। तो यहां पर जो देखने की जरूरत है इसका असेसमेंट है एक तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें जो है हाल ही में जो हमारी सरकार है उन्होंने जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत जो भी आपके बेनिफिशियरीज हैं उनको उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है आपके 2013 से जिनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किया गया था, तो उनके अंतर्गत 4.39 जो करोड़ फर्जी राशन कार्ड थे उनको रद्द कर दिया है ना। फर्जी लोग भी जो है उसमें से अवेल कर रहे थे सुविधाएं, तो उसको जो है अभी कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया आइडेंटिफाई करके। अब समझिएगा बात को, ये तो संदर्भ है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां पर समझिएगा, ये बता रहे हैं कि नीति आयोग हैज आस्क्ड द मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है टू अंडरटेक अ सर्वे टू फाइंड आउट द न्यू स्पेसिफिक कवरेज रेशियो ऑफ स्टेट्स यूटीज फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज, ठीक है। नॉर्मल सी चीज है, इस कारण भी ये आपका न्यूज है कि इसके जो विशिष्ट कवरेज का जो है रेशियो पता लगाने के लिए जो है उससे संदर्भित स्टडी करने के लिए कहा गया। अब देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया एनएफएसए के इंपॉर्टेंट क्या है आपके प्रोविजन। दूसरी चीज, इसने किस तरीके से हमारे यहां फूड सिक्योरिटी को एंश्योर किया है, ठीक है ना। तो इसमें जो बताया जा रहा है एनएफएसए का जो आपका एम है क्या होना चाहिए, प्रोवाइड क्या उपलब्ध कराएगा, ये फूड और न्यूट्रिशनल आपकी सिक्योरिटी। केवल फूड नहीं है वहां पर, है ना, न्यूट्रिशन, क्योंकि आप स्टंटिंग, वेस्टिंग, है ना, माल न्यूट्रिशन, और जो है अब तो मतलब ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम है, तो एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। तो इसके हिसाब से वहां पर जो इसके द्वारा जो है वहां पर पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना भी इसका एक क्या है, एक मेन आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि भैया लोगों की जो लाइफस्टाइल है ना, वो आपकी सुधरे। लाइफस्टाइल कैसे सुधरेगी, जब उनकी हेल्थ सुधरेगी। हेल्थ कैसे सुधरेगी, जब उनको आप न्यूट्रिशन दोगे, है ना। और न्यूट्रिशन के पहले तो फूड की अवेलेबिलिटी, तो पहले फूड को अवेलेबल कराओ, उसके बाद उसमें न्यूट्रिशंस भी उसी के साथ अवेलेबल कराओ। जब वो उसको अवेल करेंगे तो उनका जो है स्वास्थ्य अच्छा होगा। जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तो वो स्किल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ पाएंगे, और तभी तो जो आप आत्मनिर्भर भारत और डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हो, आप उन सब चीजों को क्या कर पाओगे, मोबिलाइज कर पाओगे, ठीक है ना। तो वही लिखा गया है। ये किस लिए कि भैया गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को जो है आपका वहनीय, मतलब क्या अफोर्डेबिलिटी उसकी बता रहे हैं, है ना। मतलब आप सीधी सी चीज जानिए, वहनीय का मतलब यही है कि जो आपके जितने भी लोग हैं जिनके लिए ये लाया गया है वो आसानी से उस चीजों को अवेल कर पाएं, और उसमें क्वालिटेटिव जो आपका डोमेन है वो भी अच्छा रहे, है ना। तो अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्यान्न, वो भी पर्याप्त मात्रा में जो है अवेलेबिलिटी हो उसकी, है ना, और उसके साथ जो है उनकी खाद्य और जो भी पोषण युक्त जो आपकी सुरक्षा है उसको इंश्योर किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद साइलेंट जो आपके सैलिएंट जो आपके फीचर्स हैं एक्ट के वो बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज
ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको अपन नोट डाउन करके किनारे कर सकते हैं कि एनएफएसए जो है आपका कॉन्स्टिट्यूट्स 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। देख रहे हैं आप, 75% रूरल पॉपुलेशन को कवर करता है, इसका कवरेज की बात किया जा रहा है। और 50% जो है आपका अर्बन पॉपुलेशन को देश के अंतर्गत ये क्या करता है, आपका कवर करता है ना। टारगेटेड पीडीएस सिस्टम, ये सब तो आप लोगों ने सुना होगा ना, तो उस है ना, तो वही है आपका। आप वो सब योजनाएं जो है ना, एक बार हमको 2-2 4-4 लाइन में किनारे रख के लिखना भी चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट ने किस तरीके से जो है इस दिशा में काम किया है ना। काम तो सरकार का ये क्यों है भैया, क्योंकि आर्टिकल 39BC, बार बार मैं आपको यही, क्योंकि सामाजिक आर्थिक जो लोकतंत्र है वो जो उसकी स्थापना करेंगे आप डीपीएसपी के अंतर्गत करेंगे, तो वो सब चीजें बार बार मैं रिवाइज इसीलिए करता हूं ताकि आपके आंसर में दिखे वो। तो बेस्ड ऑन दिस स्टेट वाइज कवरेज अंडर द एनएफएसए वाज डिटरमाइंड बाय द रसवाइल प्लानिंग कमीशन, ठीक है ना। तो नाउ नीति आयोग, तो सीधी बात है वही असेसमेंट करता है तो वही करेगा। इस लाइन में कुछ है क्या, नीति आयोग कर रहा है। यूजिंग द नेशनल सैंपल सर्वे, है ना, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे डेटा फॉर 2011-12 2011-12 का। सिंस देन द स्टेट वाइज कवरेज रेशियो हैज नॉट बीन रिवाइज्ड। तो उसके बाद से जो है अभी तक जो है स्टेट वाइज जो आपका कवरेज है उसको जो है अमेंडमेंट नहीं किया गया। तो भैया उसी डेटा में चल रहे हैं हम लोग, तो बोल रहे हैं कि उसको अपडेट किया जाए, है ना। प्रेजेंटली जो आपका मणिपुर है हैज द हाईएस्ट कवरेज। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का आप एरिया देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में जो आपका मणिपुर वाला एरिया है वो उसमें जो है हाईएस्ट कवरेज है एनएफएसए के अंतर्गत 88.56% है रूरल एरियाज में। एंड द लोएस्ट जो है आपका अंडमान एंड निकोबार में है 24.94। ये दो डेटा हम याद कर सकते हैं। मणिपुर के बाद कवरेज की बात करेंगे तो झारखंड का एरिया है, उसके बाद बिहार है आपका, उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ है। परसेंटेज वगैरह आप लोग देख जाइएगा। तो यहां पर जो बताया जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों की भी अगर बात की जाए तो मणिपुर में ही आपका मैक्सिमम कवरेज है 85.75 जो आपका परसेंट बता रहे हैं, और उसमें भी जो आपका लोएस्ट है तो अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों जगह ही मणिपुर जो है आपका टॉप में है, अंडमान निकोबार आपका लोएस्ट है, ठीक है ना। तो अमंग अर्बन एरियाज मणिपुर इज फॉलोड बाय बिहार, ठीक है ना। उसके बाद बिहार है आपका, उसके बाद उत्तर प्रदेश है हमारा, और उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश है। तो देख जाइएगा, इसको नॉर्मल सी चीज है। एनएफएसए के बारे में यहाँ पर चीजें बताई जा रही है। तो आपको पता है 10 सितंबर 2013 को जो है ये नोटिफाई किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। उसका एम जो है हम पहले ही देख चुके हैं, नॉर्मल सी चीज है, कॉमन पीपल के लिए फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ठीक है ना। और उनको एडिक्वेट पर्याप्त जो है आपके मात्रा में और क्वालिटेटिव फूड ग्रेन्स जो है अफोर्डेबल प्राइस में उनको क्या करना है, उपलब्ध कराना है ताकि वो गरिमामयी जीवन जो है वो जी सके, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि एट दिस प्राइस ईच बेनिफिशियरी कैन गेट 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ। तो 5 किलो जो है आपके अनाज वगैरह की व्यवस्था की गई है। ऑल्सो द फैमिलीज करेंटली कवर्ड अंडर अंत्योदय अन्न योजना, ये भी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में देख जाइएगा। और क्या है इसके इंपॉर्टेंट जो आपके पार्ट है, जो पॉइंट है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसके थ्रू जो है आपका 35 kg जो है फूड ग्रेन्स पर मंथ जो है फैमिली के लिए प्रावधान किया गया है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि अच्छा, यहां पर बता ही दिया गया अंत्योदय अन्न योजना के बारे में। तो ये जो है आपके ये प्रीलिम्स पे फ्रेम कर देते हैं, फिर हम सोचते हैं कि क्यों पूछ लिया। अरे भैया उसके कोई भी जो स्कीम है, कोई भी जो हमारे यहाँ प्लानिंग चल रही योजना है, कोई भी, तो उसके लिए कुछ आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा। कितने साल का यार आजाद हुए जब से लेके अभी 70 साल भी जो है आपको 70-73 साल का आपको देखना है ना। तो उसमें कितनी सारी योजनाएं होंगी, उसको एक साथ आप कॉर्नर करके किनारे रखिए ना, बार बार रिवाइज करके, और उसको आप सशक्त कर लीजिए उस पार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब। तो अंत्योदय जो अन्न योजना है उसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2000 में, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा बताइए, अंत्योदय समाज के जो आपके लास्ट में मतलब अंतिम पायदान पे बैठे हुए जो आपके वल्नरेबल ग्रुप्स के लोग हैं, उनको जब तक आप फूड सिक्योरिटी नहीं देंगे तो बेचारे जब वो खाना ही उनको उपलब्ध नहीं होगा तो आगे के जीवन की जो चीजें हैं वो कैसे कर पाएंगे, है ना। कुपोषण की बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ थी, अब तो धीरे धीरे एड्रेस किया गया है उसको। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है आपका, सीधी बात है, फूड शॉर्टेज जो है आपका पॉपुलेशन का जो आपकी रह रही है बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना। तो उनके लिए, है ना, 25 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ वाज प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरी फैमिली अंडर दिस स्कीम। देयर वाज अ प्रोविजन टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स व्हिच वाज इंक्रीज टू 35 kg इन अप्रैल 2002। बिल्कुल फैक्चुअल चीज है, देख जाइएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ये करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का जो मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड है। काफी ये क्षेत्र जो है आपका पिछले 2-3 सालों में न्यूज में रहा है।
तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है आपका ये जो टॉपिक है, जीएस पेपर 1 में आप देख सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि मतलब इसमें कोई पोटेंशियल है कि इंडिविजुअल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। यूपीएससी तो बिल्कुल भी फ्रेम नहीं करेगा। तो इंडिया हैज कंडेम्ड, अभी पाकिस्तान ने जो निर्णय लिया है, जो मैनेजमेंट है आपका गुरुद्वार जो आपका दरबार साहिब करतारपुर का है, तो उसमें जो मैनेजमेंट है वो नॉन सिख कम्युनिटी ट्रस्ट को उन्होंने क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया। तो उसी की जो है आपके निर्णय की जो है निंदा करते हुए कहा गया है ना, भारत ने कहा है कि ये निर्णय जो है पूर्णतः जो भी आपके सिख समुदाय है, जो कम्युनिटी है आपकी सिख की, उनकी जो आपकी जो भी सेंटिमेंट्स है रिलीजियस, उनके लिए ये आपके क्या है, नेगेटिव है, जो है उसके विरुद्ध है ना, उसके जो है अगेंस्ट है, ये चीजें हैं, ये आपका रेफरेंस रखा गया। अब यहां पर की पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। नॉर्मल सी चीज है, पाकिस्तान ने ट्रांसफर कर दिया है राइट ऑफ मैनेजमेंट, है ना, इस गुरुद्वारे की सिख कम्युनिटी से लेके एक नॉन सिख जो आपकी कम्युनिटी है उनको, ठीक है ना, जो आपके इवैक्यू जो आपकी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने के, फिर भी देख जाइएगा। तो टिल नाउ पाकिस्तान का जो आपका सिख गुरुद्वारा है वो मैनेज किया जाता था, एक मैनेजमेंट कमिटी है विच वॉज इटसेल्फ मैनेज्ड बाय माइनॉरिटी, जो आपकी सिख कम्युनिटी थी। तो एक प्रबंधन के लिए कमिटी थी और उसके अंतर्गत जो ये अल्पसंख्यक आपके सिख समुदाय उनके द्वारा वहां पर मैनेजमेंट किया जाता था, ठीक है ना। अब इंडियन गवर्नमेंट ने जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है इस इशू पे, ऑन द इशू बाय रिप्रीमैंडिंग द पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट है, सेइंग दैट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर इंडिया टू डिप्राइव द सिख माइनॉरिटी एज दिस कम्युनिटी इज ऑलरेडी बीइंग ह्यूमिलेटेड in religious and other atrocities over their management rights, hence Pakistan should immediately withdraw its क्या है डिसीजन। इस पूरे पैराग्राफ का क्या है कि भैया हमने कंडेम किया और बोला है पाकिस्तान को कि जो है इस तरीके के प्रबंधन के अधिकारों से वंचित किया जाना भारत को बिल्कुल स्वीकार नहीं, इस निर्णय को पाकिस्तान वापस ले, जो कि वो लेगा नहीं, है ना, उस पर प्रेशर डालना जरूरी है, कुछ ना कुछ तो करता रहता है, उसको कुछ नहीं मिला तो उसने ये कर दिया, आप समझिएगा बात को, ठीक है ना। क्योंकि खालिस्तान वगैरह का पूरा मैटर आप देखते हैं 1984 से जो जर्नैल सिंह भिंडरा वाला था, है ना, तो उसके कारण जो वहां पर पूरा का पूरा मतलब आपको पता है कि सालों तक वहां पर दंगे वंगे होते रहे और वहां पर जो है आपका पूरी मतलब इंटरनल सिक्योरिटी की पूरी समस्या बनी रही, है ना। तो वो जो है आपको सब पता होगा, तो उसी का कंटिन्यूएशन है। तो वो उस चीज को प्रोवोक करता है पाकिस्तान कि भाई खालिस्तान लेके अलग हो जाएगा, भारत के कई टुकड़े कर दो तो भारत वैसे ही कमजोर हो जाएगा, पर वैसा होगा नहीं ना, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सी चीज है, इसको देख जाइएगा। और इसके बाद कॉन्सर्न क्या है, तो कई लोगों ने यहाँ पर कॉन्सर्न रेज किया है कि पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है उसने जो नई आपकी जो भी आपकी मैनेजमेंट की यूनिट वहां पर बनाई है वो उसमें जो है सिख कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ये गलत है। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के इस डिसीजन को जो भी आपके इस रिलीजियस ग्रुप के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने सीधे बोला है कि जो उनकी जो भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसके विरुद्ध इसको देखा जा रहा है ना। वो जो आप देखते हैं कि आर्टिकल 25 से लेके 28 हमारे यहाँ जो है ना, तो उस हिसाब से जो लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है उसमें ये आपका क्या है, उसके आप क्या देख सकते हैं, उसके अगेंस्ट देख सकते हैं आप उसको, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद मैनी सिख लीडर्स have expressed concern that this decision of the government of Pakistan is against the rituals or code of conduct attached to Sikh श्रेणियों। तो ये देखिए रिपीटिशन नहीं है क्या, तो सीधी बात है कि जो भी उनकी आचार संहिता उसके विरुद्ध है, उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है उससे जो है आपका वो उसके अगेंस्ट है, नॉर्मल सी चीज है। अब यहाँ पर गुरुद्वारा जो दरबार साहिब आपका करतारपुर है उसके बारे में यहाँ पर कुछ चीजें बताई जा रही हैं। तो इंपॉर्टेंट प्लेस है आपका सिखिज्म के लिए ये अबाउट 4 किलोमीटर है आपका डेरा बाबा नानक, है ना, इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एंड अबाउट 120 किलोमीटर फ्रॉम लाहौर। तो पाकिस्तान के मतलब वहां पर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट बता रहे हैं, ये ज्योग्राफिकल लोकेशन देख जाइएगा। और ये जो आपका तीर्थ स्थल है वो बनाया गया था इन द मेमोरी ऑफ द प्लेस वेयर गुरु नानक देव जी द गुरु ऑफ सिखिज्म स्पेंट 18 ईयर्स बिफोर हिज डेथ। तो कहने का मतलब ये कि जब गुरु नानक देव की जो मतलब शरीर शांत हुआ है ना, तो उसके जो है आपके पहले उन्होंने 18 साल जो है इस जगह पे स्पेंड किए थे, तो उन्हीं की मेमोरी में जो है इसको बनाया गया था। और ओरिजिनल आपका जो रेसिडेंस है गुरुद्वारा स्टैब्लिश बाय गुरु नानक इन द ईयर 1515, है ना, तो 1515 में जो है उनके द्वारा स्थापित किया गया। वॉज स्वेप्ट अवे बाय अ फ्लड इन द रावी रिवर। तो फिर बाढ़ आई थी रावी नदी में, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो
मतलब स्वेप्ट अवे हो जाता है, ठीक है ना, बह जाता है, ऐसा आप समझ के चलिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हेंस द प्रेजेंट गुरुद्वारा इन करतारपुर वाज बिल्ट बाय महाराजा रणजीत सिंह। इस क्रक्स को याद रखिएगा, 19वीं सेंचुरी में जो आपके शुकर चकिया मिसल के जो आपके रणजीत सिंह जी हैं, उन्होंने जो है वापस जो है इसको बिल्ट कराया था 19वीं सेंचुरी में। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद करतारपुर कॉरिडोर, ये तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रेगुलर था। तो जो चेक पोस्ट है आपका करतारपुर कॉरिडोर वाला, उसका इनॉग्रेशन डेरा बाबा नानक में इन गुरदासपुर ऑन 9th of November 2019। अब बताइए, एक साल का अगर टॉपिक हो गया तो अब कल भी मैंने कमेंट बॉक्स में देखा कि किसी ने आप लोगों को बताया कि भैया जनवरी से है पढ़ लो, मैंने बोला आप अगस्त से फॉलो कर लो। आप 4 महीने कंसिस्टेंट फॉलो तो करो, चीजें पलट के आ जाएंगी। जो बचेगा वो फिर देखा जाएगा, बाद में नहीं बचेगा। नहीं, करंट तो 1 साल पहले नहीं, 6 साल पहले का भी पढ़ लो ना आप अगर एनएफएसए आज पढ़ रहे हो तो 2013 में करंट पे नहीं रहा होगा वो। ये पहले तो हमको ना भटकना बंद करना है, ठीक है ना, क्योंकि चीजें जो हैं जितनी ज्यादा उपलब्ध होती है ना, तो उसमें आप समझिए कि चूज करने में समस्या होती है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा जब विकल्प हो जाते हैं ना, तो संकल्प डगमगाता है। इस चीज को आप नोटिस करिएगा, है ना। कल मैंने सुना कि मैंने कमेंट बॉक्स में देखा कि वहां पर किसी ने लिखा कि ये तो बिल्कुल रीडिंग कर रहे हैं। अरे जितनी ज्यादा आरएनडी करके यहाँ पर जितनी ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी की जा सकती है आप लोगों के लिए, उतनी मेहनत की जाती है। जबकि अभी जो है पर्सनल बहुत सारी जो है फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फिर भी जो है यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए डेली जो है यहाँ पर ला रहा हूँ वीडियो। इस चीज को थोड़ा सा मतलब आप लोगों से इतना ही तो चाहिए कि फीडबैक दे दें और आप लोगों के लिए जो है आपके लिए अच्छी गुणवत्ता युक्त यहाँ पर मटेरियल उपलब्ध कराया जाए। बताइए आप लोगों में से किसने रेगुलर 3 महीने से इस सीरीज को फॉलो किया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस चीज को आप लोग खुद आपको कैटर करना, आपका डिसिप्लिन आप खुद बना के रखेंगे, क्योंकि आमने सामने तो हमारी मुलाकात हो नहीं रही, क्लास तो है नहीं कि हम आपसे पूछ सकें, है ना। तो उस चीज को आप बनाए रखिए। यही बोला जाता है कि जो हमारी कर्तव्य निष्ठा है, इंटीग्रिटी जिसको बोलते हैं हम, है ना। यूपीएससी ने पूछा था कि बताइए अपने जीवन से इंटीग्रिटी के कुछ एग्जाम्पल लेके आप उसको बताइए, क्या बताएंगे? क्या बताएंगे आप लोग? उस चीज को आप लोग समझिए, है ना। सीरियसनेस होनी, 3 घंटे पढ़िए 4 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए उस चीज को उस तरीके से, है ना। तो और यहां पर जो भी कमेंट है प्लीज जेन्युइन करिए, है ना। तो अच्छा लगता है मुझे भी, मोटिवेशन, हमारी पूरी टीम को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। तो यहां पर वही चीज ये बताई जा रही है कि करतारपुर जो आपका कॉरिडोर है, इसके चेक पोस्ट के शुरू हो जाने से जो पाकिस्तान में आपका बेस्ड है ना, करतारपुर जो साहब है, उनके लिए जाने के लिए जो भी इंडिया के आपके श्रद्धालु हैं उनको फैसिलिटी मिलना शुरू हो गई थी। और करतारपुर जो आपका गलियारा है, वो तो नॉर्मल सी ज्योग्राफिकल लोकेशन कि पंजाब में जो डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा है, उसको पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसमें नारोवाल में जो आपका स्थित करतारपुर का जो आपका दरबार साहब है, उससे जोड़ने के लिए आपके कॉरिडोर की बात थी। और ये चर्चा आपने कई बार सुनी होगी, ठीक है ना। तो यहां पर जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी बताया गया है, देख जाइएगा इसको आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे, और ये कोस्टल रेगुलेशन जो आपका जोन है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका। ये 3rd पेपर में आएगा, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी का कोर पार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी पुरानी है। शैलेश नायक कमेटी, है ना, ये सब बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, है ना। तो उसी के अंतर्गत है। मैं बोलता हूं कि रेपिटेशन होता है, टॉपिक नहीं बदलते, घटनाएं बदल जाती हैं, बस इस चीज को आप लोग समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसका जो रेफरेंस है, कोच्चि जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ना, मदुरई वाला, मरादू जो आपका वहां पर नगर पालिका बता रहे, कोच्चि वाला एरिया है, ठीक है ना। मरादू वहां पे एक आपकी म्युनिसिपैलिटी है, उसके मतलब फ्लैट जो ओनर्स हैं उनको दिए जाने वाला जो आपका मुआवजा था, उसको तय करने के लिए केरल का जो आपका हाई कोर्ट है, उसके जो न्यायाधीश है ना, बालाकृष्णन अय्यर, उसकी एक जो आपकी एक सदस्यीय आपकी कमेटी है, उसके मैंडेट में अभी एक्सपेंशन किया गया है। नॉर्मल सी चीजें ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने ये देखा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी सीआरजेड कोस्टल रेगुलेशन जोन के तहत जो आपके जोन बनाए गए ना 1, 2, 3, तो उसको देखने की जरूरत है कि किस तरीके से वहां पर बाइफर्केशन किया गया है ना। तो यहां पर बोला जा रहा है कि ये जो आपके फ्लैट के ओनर्स है ना, उन्होंने जो है कोस्टल रेगुलेशन जो आपके जोन है उनके स्टैंडर्ड्स का उन्होंने वायलेशन किया है, उसके कारण जो है वहां पर इन फ्लैट जो किया है उसी के कारण जो है उसको गिरा दिया गया है, ठीक है ना। नॉर्मल सी चीज है। अब हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड, मतलब केस का बैकग्राउंड हमारे लिए देखने के लिए जरूरी नहीं है, फिर भी यहां पर बताया जा रहा है, आप इसको पढ़ जाइएगा, बिल्कुल घटना वटना पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि यहां पर बताया जा रहा है 23 सितंबर को जो है अपेक्स कोर्ट के द्वारा कमेंट किया गया कि केरल के अंतर्गत जो है आपका केरला वेला तमिलनाडु में आप जो बाढ़ वगैरह देखते हैं, उसका मेन कारण क्या है? आपका रिवर बेड का इंक्रोचमेंट। क्या यहां से कनेक्ट नहीं होगा?
है, यहां से कनेक्ट नहीं होगा। अगर अवैध जो है आपका वहां पर मतलब निर्माण कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा, उसी का जो है हम लोग जो है नेगेटिव इंपैक्ट देखते हैं साउथ में मेनली, है ना। जो अर्बन फ्लड, जो अर्बन फ्लडिंग का जो भी प्रॉब्लम आप देखते हैं, शहरी जो आपकी बाढ़ है, अर्बन फ्लड है ना, जो आपका अर्बन जो आपकी फ्लड है, उसके अलावा फ्लैश फ्लड वगैरह भी आप लोग देखते होंगे, तो उसके अनुसार है। तो बोला जा रहा है कि केरल के तटीय इलाकों में ये जो अवैध निर्माण हुआ, उसके कारण जो है एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। इसलिए जो है इस तरीके के अनधिकृत जो भी आपके निर्माण है वो उचित नहीं है। ये टिप्पणी थी, नॉर्मल सी चीज है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो आपका जो भी आपकी मतलब केरल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो है शीर्ष अदालत ने, है ना, जो है आपका सीआर जो आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है आपका, उसके अगर स्टैंडर्ड्स वायलेट हुए तो उसके अंतर्गत जो भी 4 अपार्टमेंट्स है उनको गिरा दिया गया बाद में, है ना। पहले जो है उसका जो है आपका पालन नहीं किया जा रहा था, है ना, फिर बाद में उसको गिराया जाता है। तो नॉर्मल सी चीज है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहानी है, कहानी हमको पढ़ना नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे ये पूरी कहानी बता दी कि साल भर में क्या क्या चला। अरे हमको उससे मतलब नहीं है, पहले कोर्ट ने क्या बोला, फिर उसने क्या इंप्लीमेंट किया, तो ये जो पार्ट है हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 मई 2019 को अपेक्स कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड इन द नोटिफाइड कोस्टल रेगुलेशन जोन विद इन क्या है आपका मतलब मंथ, है ना। तो उन्होंने दरअसल ये बोला था कि इसको जो है आप वहां से हटा दीजिए, इसीलिए वहां पर जो है उसको गिरा दिया गया। क्या ये इंपॉर्टेंट है? अब तक तो आप लोगों को भी समझ में आता होगा ना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कोस्टल जो आपका रेगुलेशन जोन है ना। तो वो क्या है, कैसे उसके अंतर्गत जो है चीजें रखी जाती। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट टाइम जब 1991 में जब हमारा जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 वाला, जिसको अम्ब्रेला जो है आपका एक्ट भी बोला जाता है एनवायरमेंट के अंतर्गत, तो उसकी जो आपकी सेक्शन 3 है उसके अंतर्गत किसके अंतर्गत इसको जारी किया गया। प्रीलिम्स का एक स्टेटमेंट तो आपके लिए ये है कि जो आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन है उसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया फेब 1991 में, तो किसके अंतर्गत? तो भैया जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 उसके अंतर्गत इसको नोटिफाई किया गया, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, फरवरी आपका 1991 है, ठीक है ना। और मिनिस्ट्री कौन सी आएगी इसके अंतर्गत? तो भैया जो आपका पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसका अब नाम है MOEFCC, जिसको आप लोग बोलते हैं, है ना, तो उसके अंतर्गत किया गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो भैया रेगुलेशन करना, कैसी एक्टिविटीज को? जो आपके सेंसिटिव कोस्टल एरियाज है ना, बायोडाइवर्सिटी देखिए, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट देखिए वहां पर, ठीक है ना, तो उसको जो है कैटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए। द एरिया ऑफ द कोस्टल जोन अप टू 500 मीटर्स फ्रॉम द हाई टाइड लाइन। दो चीजें होती हैं, एक आपका हाई टाइड लाइन होता है, एक लो टाइड लाइन होता है, ठीक है ना। तो 500 मीटर की बात की जा रही है हाई टाइड लाइन से, एज वेल एज द गल्फ एस्चुरी बैकवाटर रिवर साइड इज कंसीडर्ड एज द जो मतलब उसको भी कंसीडर्ड किया जाएगा कोस्टल रेगुलेशन जोन की तरह। गल्फ वाला एरिया, एस्चुरी वाला, बैकवाटर और जो भी आपका रिवर साइड वाला जो आपका एरिया है, बट इट डज नॉट इंक्लूड द ओशन। तो ओशन वाले पार्ट को वो नहीं करेगा इंक्लूड। अंडर दिस द कोस्टल एरियाज आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 पार्ट्स। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही हमको याद रखना है कि जहां पर आपका इट इज एन इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन, कोस्टल रेगुलेशन जोन 1, 2, 3 जो आपके और 4 ही आपके पार्ट में डिवाइड किया गया है। और क्यों किया गया होगा कि उस तरीके से वहां पर जो भी आपकी ह्यूमंस की एक्टिविटीज हैं आपकी, उनको वहां पर मोबिलाइज किया जाएगा, क्योंकि वहां पर कुछ जो आपके समुदाय हैं वो वहां पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। समझ रहे हैं ना, जो मछुआरे वगैरह होंगे उस संदर्भ में आप इसको लेके चलिएगा। तो जो CRZ जो आपका वन एरिया जो आपका यहां पर कैटेगराइजेशन किया गया है, ये आपका इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन है बिटवीन द लो एंड हाई टाइड लाइन। किसके बीच में? जो आपका लो टाइड लाइन होता है, टाइड वगैरह पढ़ा होगा आपने, और हाई टाइड लाइन, तो उसके बीच वाला एरिया, विच सर्व्स टू मेंटेन द इकोसिस्टम ऑफ द कोस्ट। बिल्कुल नॉर्मल चीज है, इसको नोट डाउन करके किनारे रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दूसरा जो क्षेत्र है, ये एरिया एक्सटेंड करेगा अलोंग द कोस्ट, मतलब ये क्षेत्र जो है तट के किनारे तक फैला हुआ होता है। उसके अलावा जो 3rd नंबर का जोन है, इसमें आपका इट कवर्स द आउटर रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ CRZ 1 and 2. Some special activities related to agriculture have been allowed in this area, है ना। उसके बाद जो लास्ट आपका यहां पर जो भी जोन में बांटा गया है, CRZ 4 बोला जा रहा है,
ये आपका एक्सटेंड होता है टेरिटोरियल बाउंड्री में इन द एक्वीफायर एक्टिविटीज लाइक फिशरीज आर अलाउड इन द सी। तो आपको समझ में आ गया कि कहां पर फिशरीज को अलाउ किया गया है, कहां से और भी जो एक्टिविटीज है, तो उन्हीं सब चीजों के लिए इसको देख जाइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, इसको नोट डाउन करके किनारे रखिएगा अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बिल्कुल ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना। तो यहां पर जो है आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो जीएस पेपर 3 में आ जाएगा। सिलहला आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो देखिए अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिलहला पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, है ना। किस रीजन में? नीलगिरी रीजन में, तमिलनाडु में। तो हमारे लिए जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट हो गई। द प्रोजेक्ट इज बीइंग अपोज्ड बाय तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु में उसका जो है अपोज किया जा रहा था, उसका ग्राउंड एनवायरमेंटल जो भी आपके इश्यूज थे, तो जो भी आपके एक्टिविस्ट हैं, है ना, एनवायरमेंटल के अंतर्गत जो आप देखते हैं ना, पर्यावरण में बहुत सारे जो आपके सक्रिय लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, है ना, एनजीओस के लोग हैं, तो जो एक्टिविस्ट थे आपके, वो उसका विरोध कर रहे थे। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स एंड लोकल सिटीजंस ऑफ द रीजन, तो वो भी जो है इसका विरोध कर रहे थे। ये तो हमारे लिए रेफरेंस हो गया। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है आपका वो कहां लग रहा है, क्या कारण है उसमें कि उसको बोला जा रहा है। तो आपको पता है कि गाडगिल रिपोर्ट वगैरह आई थी, वेस्टर्न घाट वाला जो आपका एरिया है वहां पर सेंसिटिव जोन्स के अंतर्गत उनको मतलब डिवाइड किया गया था, ये सब चीजें हैं ना। तो यहां पर जो सिलहला पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये बनाया जा रहा है, इसकी कॉस्टिंग वगैरह याद नहीं करना हमको, 49.52 बिलियन है और लोकेटेड है आपका हाईली वल्नरेबल जो आपका वेस्टर्न घाट रीजन। अब बताइए इसमें जो सेंसिटिव जोन के अंतर्गत जो आपका बनाया गया था ये कमेटी, जो कस्तूरी रंगन देखते हैं, गाडगिल, तो ये सब जो कमेटीज बनाई गई है उसके अंतर्गत यही बोला गया ना कि वेस्टर्न घाट जो है आपका सबसे ज्यादा मतलब क्या है, जो सेंसिटिव जोन है आपका, तो आप वहां पे कंस्ट्रक्शन वगैरह ना करें, किसी तरीके के ऐसे प्रोजेक्ट ना लगाएं, नहीं तो डिजास्टर जो है आपका, जो भी डिजास्टर वगैरह होती है वो उसकी इंटेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो उसी संदर्भ में ये बात यहां पर रखी गई। उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू द तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है आपका, द प्रोपोनेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, द प्रपोज ऑफ द सिलहला पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज टू क्रिएट एन अपर रिजर्वायर ऑफ मोर देन 260 फीट हाइट इन द जो आपका बेम्बेटी विलेज है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, आप देख जाइएगा इसको, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है ना। उसके ऊपर वहां पर क्या करना है, इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो आपका बेम्बेटी गांव है, उसमें जो है एक जलाशय बनाना है जो 260 फीट से भी अधिक ऊंचाई वाला होगा, ठीक है ना। तो ये आप फॉर्म वगैरह देख जाइएगा। अब ये जो आपका रिजर्वायर है जो बनाया जा रहा है सिलहला रिवर में, है ना, तो उसकी जो आपकी सहायक नदी है कुंडा नदी, ठीक है ना, तो उसके अंतर्गत जो है वहां पर उसको बनाया जा रहा है। तो नॉर्मल सी चीज है, नदी का नाम आप जो है वो याद रख सकते हैं। जब तमिलनाडु की जो है सेकंड लार्जेस्ट आपकी नदी है ये, है ना, सहायक कुंडा नदी की जो है आपकी सिलहला जो आपकी क्या है स्ट्रीम है उसमें निर्मित किया जा रहा है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो आपका लोएस्ट रिजर्वायर है और 350 फीट का हाइट का इज ऑल्सो भी कंस्ट्रक्टेड अंडर द ऑलरेडी बिल्ट कुंडा डैम ऑन द कुंडा रिवर। आप देख रहे हैं तो डैम वगैरह से आपने देखा कि कितना बड़ा डिजास्टर होता है, जैसे कोयना जो आपका एरिया है जो महाराष्ट्र वाला, तो पहले बोलते थे कि ये जो आपका एरिया है पेनिनसुलर जो आपका एरिया है ये सबसे ज्यादा स्थिर है, यहां पर तो इस तरीके की जो है भूकंप वगैरह की घटना नहीं देखी जा सकती। लेकिन आप देखेंगे कि लातूर वगैरह जो आपका एरिया वहां पर तो इस चीज को जो है वो क्या किया गया कि मतलब नकार दिया गया एक तरीके से प्रकृति की तरफ से। लेकिन वो जो आपका मेन कारण था वो मैन मेड है आपका डिजास्टर, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, है ना, बांध जहां पर बनाए जाते हैं डैम वगैरह वो भी बहुत प्रोन जोन होता है आपके लिए, किसके लिए, जो भी आपकी डिजास्टर वगैरह भूकंप वगैरह आप लोग देखते हैं। इसको करेक्ट करके चलिए ऐसे आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों जलाशयों के बीच में एक अंडरग्राउंड जो आपका पावर हाउस बनाया जाएगा, उसमें जो अपर वाला जो आपका रिजर्वायर है उससे लेके जो आपका पावर हाउस को कनेक्ट करते हुए जो आपका लोअर आपका जो रिजर्वायर है उस तक पहुंचने के लिए जो है आपका एक जो है सुरंग वगैरह का निर्माण वगैरह किया जाना है। नॉर्मल से चीजें, कंस्ट्रक्शन नहीं याद करना भैया, कितने कमरे बना रहे हैं, कैसा बांध बना रहे हैं। तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिलीव दैट विद द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट द पावर ग्रिड ऑफ तमिलनाडु व्हिच इज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ पावर विल स्टार्ट गेटिंग 1000 मेगावाट मोर पावर। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि जो वहां पर पावर डेफिसिट है तो इसके बनाए जाने के बाद वहां पर यह क्लेम किया जा रहा है कि जो भी आपका पावर डेफिसिट है उसको जो है वहां पर एड्रेस किया जा सकेगा, ठीक है ना। और तमिलनाडु की पावर ग्रिड को बोल रहे हैं कि 1000 मेगावाट से भी अधिक विद्युत जो है उपलब्ध होने लगेगी, ठीक है ना। इसलिए ये सारा जो है वो प्रावधान कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यही आपका क्रक्स है। अब यहां पर एनवायरमेंटल इश्यूज बता रहे हैं, तो सीधी बात है कि देयर आर मैनी लोकल कम्युनिटीज इन दिस रीजन दैट विल हैव टू डिस्प्लेस फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल हैबिtat ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स।
दिस विल ऑल्सो डैमेज द लोकल फार्मिंग कम्युनिटी। सीधी बात है कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होगा तो वहां पर जो लोग रहने वाले होंगे उसको उनका डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा, है ना। लैंड एक्विजिशन में देख लीजिए, चाहे इसमें देख कोई भी कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट का, तो भैया जो जमीन होती है ना उससे आदमी साइकोलॉजिकल लेवल में जुड़ा हुआ होता है। तो मॉनेटरी टर्म्स में तो उनको लॉस होता ही है, साइकोलॉजिकल लेवल से वो जो है आपके पूरे के पूरे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। ये सबसे बड़ा रीजन है। डिजास्टर में भी आप इसमें भी इस फ्रंट को हम छोड़ ही देते हैं, साइकोलॉजिकल फ्रंट को, है ना। हमको बता दिया गया कि भैया पॉलिटिकल लिख देना, इशू उसमें जो भी होगा, इकोनॉमिक लिखना, हम रटे रटे ढर्रे में उसी में चलते हैं। अरे कुछ तो हम अपना भी दिमाग लगाएंगे ना, हाँ, कि चीजें बस जैसे फास्ट फूड है, बर्गर देखा खा लिया फुर्सत हो गए, वैसी चीजें नहीं हैं, ठीक है ना। यहां पर आपको जैसे दूध होता है, दही होता है, फिर आपका मक्खन होता है, घी होता है, तो आपको मक्खन और घी निकालना है। मेरी चीजों को आप ना थोड़ा सा बाद में भी सोच के देखा करिए। ये चीजें मैं बहुत जो है नॉर्मली बोल जाता हूं, इनके अर्थ बहुत अच्छे। अगर ये चीजें एक बार दिमाग में आ गई ना, कोई रोक नहीं सकता फिर, है ना। आप वहां पहुंचोगे ही जहां जाना है आपको, ठीक है ना। तो सिलहला जो आपका पंप स्टोरेज है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये आपका जो आपकी शांत घाटी जिसको आप बोलते हैं साइलेंट वैली जो आपका नेशनल पार्क है, उसके अलावा मुकुर्थी जो आपका नेशनल पार्क है, और जो आपका नीलगिरी फॉरेस्ट है उसके अंतर्गत आता है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब भैया ये सबसे ज्यादा इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है आपका, और वहीं पे आप बनाने में लगे, तो ये सब जो है आपके यूनिक बायोडाइवर्सिटी से एनरिच्ड आपके एरिया है, और उसके अंतर्गत ये आपके सेंसिटिव भी माने जाते हैं। यही हमारे लिए इस पूरे पैराग्राफ में जो कारण बता रहे सबसे इंपॉर्टेंट कारण। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका सदर्न स्लोप है नीलगिरी प्लेटू का, वो आपका ड्राई है और विथ लो रेनफॉल। देयर वाटर सिक्योरिटी में आल्सो बी थ्रेटेंड विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो भैया जो है नीलगिरी प्लेटू वाला जो आपका एरिया है, उसका जो सदर्न स्लोप है, वहां पर सूखे वाली स्थिति बनी रहती है, क्योंकि आपका वहां पर रेनफॉल जो है डेफिसिट है। तो उसके ये जो अगर परियोजना लागू कर देंगे तो उनकी भी वाटर सिक्योरिटी में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा जो आपका टैंगेड को जो है उसके द्वारा जो है आपका एस्टिमेशन किया गया है, ओवर 350 जो है 315 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट लैंड विल बी सबमर्ज्ड वंस द प्रोजेक्ट्स प्रपोज्ड रिजर्वायर आर फुली फंक्शनल। तो बोल रहे हैं इतनी जमीन जो है उसके अंतर्गत जो है वो वहां पर क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी, है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद जो है मोर देन 10,000 लोकल्स स्पेशली फार्मर्स में हैव टू लूज देयर लिवलीहुड। बोल रहे हैं कि इतने जो है आपके लोग जो है उनके आजीविका का साधन छिन जाएगा। ये डैम जो है आपका सबमर्ज करेगा एग्रीकल्चरल एरियाज को भी विथ डेंस फॉरेस्ट। तो ये इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हो गया, इस पर नेगेटिव इंपैक्ट देखा जाएगा। विच में कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर्स हु हैव बीन कल्टिवेटिंग पोटैटोज, गार्लिक, कैरेट्स फॉर जनरेशन अलॉन्ग विथ टी हियर। तो भैया जो आपके पीढ़ियों से वहां पर खेती करते आ रहे हैं, उनकी आप आजीविका का साधन, तो एक तो वो जमीन से उनका जो है लगाव है भावनात्मक रूप से, ऊपर से उनकी आजीविका का साधन है। तो इस तरीके के काम करोगे आप तो एजिटेशन देखने को मिलेगा ना, तो वो तो आंतरिक अशांति भी वहां पर उत्पन्न कर सकती, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी वहां पर जो है समस्या क्रिएट हो सकती है। इस तरीके से पॉइंट्स को हमको वहां पर क्या करना है, ऐड करना है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न घाट्स जो आपकी क्या थी, जो आपकी इकोलॉजी के लिए जो एक्सपर्ट पैनल बनाया गया था, उसके जो मेंबर्स हैं और जो आपके एनवायरमेंटल एडवोकेट हैं बीजे कृष्णा जो हैं आपके, उन्होंने मतलब यहां पर बोला है, उनकी एक राय है कि इफ द प्रोजेक्ट इज फुली इंप्लीमेंटेड द रिच ग्रीनरी एरिया ऑफ अबाउट 800 एकर्स विल बी सबमर्ज्ड इन वाटर। तो बोल रहे हैं कि इतना जो आपका एरिया है वो सबमर्ज्ड हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, आप इसको देख जाइएगा। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट फेज है हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है। सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है ये आपका वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे से रिलेटेड है। तो बताना है हमको कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट। पहला ये कि ये जो डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को, गलत है भैया, 8 नवंबर को है, ठीक है ना। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा ये कि ये सेलिब्रेशन जो किया जाता है वो क्यों किया जाता है, तो जो मार्क करने के लिए, है ना, जो आपकी एनिवर्सरी है किसकी, जिन्होंने डिस्कवर किया था एक्सरेज को, उनका नाम क्या है आपका, विलहेम जो आपका कॉनरेड रॉन्टजेन है ना। कई सारे जो है आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, स्टेट पीसीएस में ये पूछा भी जाता है ऑन 8 नवंबर 1895। तो बिल्कुल ठीक है आपका दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा ये है कि द मोटो, मतलब मोटो क्या था इस साल जो आपका इंटरनेशनल डे है रेडियोलॉजी 2020 का, तो बोला गया है रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर सपोर्टिंग जो भी आपके पेशेंट है ड्यूरिंग कोविड-19, क्योंकि यही सबसे बड़ी समस्या है। तो दूसरा और तीसरा जो है अभी तत्कालीन कंटेम्पररी सबसे बड़ी समस्या तो कोविड ही है ना। तो सेकंड और थर्ड जो है आपका स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। तो इसका आंसर आपका 2 और 3 हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। और हॉर्नबिल जो आपका फेस्टिवल है नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में आप लोग सुनते होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में यहां पर जो है स्टेटमेंट फ्रेम किए गए, बताना कौन सा सही है। तो पहला ये
कि इसका जो नाम रखा गया है इंडियन हॉर्नबिल जो आपका फॉरेस्ट बर्ड है उसके नाम पे ही रखा गया है ना। डिस्प्लेड इन द जो आपका क्या है फोक, जो मतलब जो फोक आपके सॉन्ग्स होते हैं, फोक जो उनके आपके ट्रेडिशन है उसके अंतर्गत जो है वो किसके द्वारा इनका प्रदर्शन किया जाता है, तो नागा जनजाति के लोक गीतों में ये प्रदर्शित किया जाता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि जो आपका 2020 का हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज किया गया बाय द नागालैंड टूरिज्म गवर्नमेंट फ्रॉम 1 दिसंबर से लेके जो आपका 10 दिसंबर है, वर्चुअली किया जाएगा, सब वर्चुअली हो रहा है कोविड के कारण, सोशल डिस्टेंसिंग देखना है। द एम ऑफ द फेस्टिवल इज टू रिवाइव एंड प्रोटेक्ट द रिच कल्चर ऑफ नागालैंड। दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, बिल्कुल इंफॉर्मेटिव है ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इस फेस्टिवल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे डांस होता है, क्राफ्ट होता है, गेम, फूड फेयर आदि जो चीजें होती हैं एटसेट्रा, इस तरीके की जो एक्टिविटीज है वहां पर देखी जा सकती है। ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत का जो सैटेलाइट है EOS-01 है उसके बारे में स्टेटमेंट जो है बताना है कि कौन सा ट्रू है। तो पहला ये इट विल प्रोड्यूस हाई रिजोल्यूशन इमेजेस विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक एपरेचर रडार, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी चीज जो इसको लॉन्च किया जाएगा GSLV से, तो नहीं भैया ये आपका कैसा है, ये जियो सिंक्रोनस नहीं है पहली चीज तो ये जो है आपका पोलर जो आपका PSLV है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आप लोग बताइएगा मुझे, छोटा सा मतलब आप समझ लीजिए कि 10 नंबर के क्वेश्चन के अंतर्गत लिखना है PSLV और GSLV में क्या डिफरेंस होता है, कंपैरेटिव एनालिसिस। ये आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है आज के लिए, है ना। बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है लेकिन मैक्सिमम जो है आपके स्टेट PCS में भी पूछा जाता है और हमको जानना भी चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। तो ये लॉन्च किया जाएगा PSLV से, ये आपका जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा ये कि इट इज लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन जो आपकी सैटेलाइट है EOS-01 जिसको बोला जा रहा है, इसको जो डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा किया गया है, तो दूसरा स्टेटमेंट केवल गलत है और पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर आपका ओनली 1 और 3 बी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।